नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस परिवार अभ्यर्थी डायरी में। साथियों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के निबंध पेपर में आए एक और निबंध शीर्षक पर गहन चर्चा करेंगे। शीर्षक का नाम है जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। साथियों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसके सरल अर्थ अर्थात इसके भाव को समझना होगा। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि गंतव्य के रूप में। इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन में केवल अंतिम परिणाम या सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उस सफलता तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जीवन किसी एक मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें केवल सफलता ही नहीं, बल्कि असफलताएं, कठिन परिश्रम, संघर्ष, धैर्य, अनुभव, सीख, आत्म सुधार और परिपक्वता, ये सभी समान रूप से महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल है। यदि हम केवल मंजिल को ही जीवन मान ले, तो सफलता मिलने के बाद जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम जीवन को एक यात्रा मानते हैं, तो हर दिन हमें कुछ नया सीखने को, स्वयं को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। यही इस विषय का मूल भाव है। जीवन का वास्तविक मूल्य केवल इस बात में नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, बल्कि इस बात में है कि वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हम क्या बने हैं, हमने क्या सीखा है, हमने क्या अनुभव किया है और हम में कितनी परिपक्वता आई है। अब साथियों, इस निबंध को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मैं आप सबसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछता हूँ। आपने नदी देखी है और तालाब भी देखा होगा। दोनों में पानी होता है, दोनों प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? साथियों, नदी कभी रुकती नहीं। वह हिमालय या किसी अन्य पर्वत की गोद से निकलती है। शुरुआत में उसे यह नहीं पता होता है कि समुद्र कितनी दूर है, फिर भी वह चल पड़ती है। रास्ते में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ आते हैं, विशाल चट्टानें उसका रास्ता रोकते हैं। कहीं गहरी घाटियाँ मिलती है, कहीं उसका मार्ग बदल जाता है। कभी वह शांत होकर बहती है, तो कभी प्रचंड वेग से गर्जना करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन इन सब के बावजूद वह एक काम कभी नहीं करती, वह रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी का केवल लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना नहीं, बल्कि उसकी पहचान तो निरंतर बहते रहने में है। इसी यात्रा के दौरान वह कई खेतों को सींचती है, प्यासे लोगों की प्यास बुझाती है, बिजली बनाती है, गांवों और शहरों को जीवन देती है। सोचिए, अगर नदी रास्ते में ही रुक जाती, तो क्या वह इतना सब कुछ कर पाती? शायद नहीं। अब दूसरी ओर एक तालाब को देखिए। वह एक ही स्थान पर ठहरा रहता है। न कोई नई दिशा है, न कोई नया संघर्ष और न ही कोई नई यात्रा। धीरे-धीरे उसका पानी ठहरने लगता है। उसमें काई जम जाती है, दुर्गंध आने लगती है। वह जीवन देने के बजाय स्वयं गंदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने चलना छोड़ दिया। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे? एक बहती हुई नदी या एक ठहरा हुआ तालाब? इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका उत्तर वही होगा जो आप समझ रहे हैं, यानी बहती हुई नदी। लेकिन याद रखिए, नदी इसलिए महान नहीं बनती है कि वह समुद्र तक पहुंच जाती है। वह इसलिए महान बनती है क्योंकि वह रास्ते पर निरंतर बहती रहती है, संघर्ष करती है और जहाँ-जहाँ से गुजरती है, वहाँ जीवन का संचार करती चलती है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम केवल अंतिम सफलता को ही सब कुछ मान लेंगे, तो हम तालाब की तरह एक जगह रुक जाएंगे। लेकिन यदि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम नदी की तरह अपने साथ-साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। इसलिए ही कहा गया है कि जीवन को गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है। साथियों, इसे क्रिकेट के एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 युवा क्रिकेटर हैं। पहला क्रिकेटर हर दिन मैदान पर केवल एक ही सोच लेकर उतरता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर का 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना है। बस यही मेरा लक्ष्य है। अब सोचिए, जब भी वह बल्लेबाजी करने आएगा,
उसके मन में क्या चलेगा? आज शतक नहीं बना तो क्या होगा? अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यानी उसका पूरा ध्यान परिणाम पर रहेगा। और जब ध्यान परिणाम पर होता है, तो मन में दबाव, भय और घबराहट पैदा होना स्वाभाविक है। अब दूसरे क्रिकेटर को देखिए, वह भी बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन उसकी सोच अलग है। वह हर सुबह उठकर खुद से केवल एक सवाल पूछता है, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर बल्लेबाज बन सकता हूँ? वह घंटों नेट पर अभ्यास करता है, अपनी तकनीक सुधारता है, फिटनेस पर काम करता है, कोच की हर सलाह ध्यान से सुनता है, हर मैच के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। उसे रिकॉर्ड की चिंता नहीं, उसे केवल हर दिन बेहतर बनने की चिंता है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से आगे कौन जाएगा? जो रिकॉर्ड का पीछा कर रहा है या फिर वो जो अपनी क्षमता को हर दिन निखार रहा है? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि रिकॉर्ड कभी लक्ष्य बनाकर नहीं टूटते। वे उत्कृष्टता की निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सचिन तेंदुलकर हर दिन यह सोचकर बल्लेबाजी नहीं करते थे कि आज मुझे 100 शतक का रिकॉर्ड बनाना है। वे हर मैच में अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खेलने का प्रयास करते थे। रिकॉर्ड तो उनकी लगातार मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम बनते चले गए। यही जीवन का भी नियम है। यदि आपका पूरा ध्यान केवल आईएएस बनने या डॉक्टर बनने या करोड़पति बनने या फिर किसी अन्य रिकॉर्ड को तोड़ने पर रहेगा, तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन यदि आपका ध्यान प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने पर रहेगा, तो सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाएगी। इसलिए कहा गया है, गंतव्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें उस गंतव्य तक पहुंचाने या पहुंचने योग्य बनाती है। अब दोस्तों, मैंने जो इस निबंध की आगे बढ़ते हुए प्रस्तावना लिखी है, वह एडिसन महोदय के ऊपर लिखी है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब एक छोटी सी बात है साथियों, आज मैं आपसे एक छोटा सा एक और सवाल पूछूंगा। दुनिया थॉमस एडिसन को किस बात के लिए याद करती है? शायद आपका सभी का उत्तर यही होगा कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एडिसन ने पहली बार में ही बल्ब को बना लिया था? जवाब है नहीं। उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रयोग किए। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती, फिलामेंट जल जाता, कांच टूट जाता, प्रयोग असफल हो जाते। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कई लोगों ने कहा, अब छोड़ भी दीजिए, यह संभव नहीं है। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। एक पत्रकार ने उनसे जब पूछा, आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? एडिसन मुस्कुराया और कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो बस काम नहीं करते हैं। साथियों, जरा सोचिए, अगर एडिसन का ध्यान केवल बल्ब बनाने के परिणाम पर होता, तो शायद वे 10वीं या 20वीं असफलता के बाद ही रुक जाते। लेकिन उनका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर था। यानी कि हमें भी ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में परिणाम केंद्रित नहीं, बल्कि प्रक्रिया केंद्रित होना चाहिए। और दोस्तों, यही इस विषय का मूल संदेश है कि जीवन केवल किसी एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने की पूरी यात्रा का नाम है। उस यात्रा में आने वाला संघर्ष, असफलता, धैर्य, अनुभव, सीख और निरंतर सुधार ही हमें महान बनाते हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं। इसलिए कहा गया है, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि इसके मुख्य भाग को हम किस रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस निबंध का जो मूल भाव है वह यह है कि हमें अपने जीवन में प्रक्रिया केंद्रित होना चाहिए, यानी कि हमें प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे मन में पहला स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर परिणाम से अधिक प्रक्रिया को महत्व देना इतना आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि जो क्षणिक सफलता होती है वह तो संयोग से भी मिल सकती है, लेकिन जो दीर्घकालिक सफलता होती है, जो स्थायी होती है, वह केवल एक सुदृढ़ प्रक्रिया से ही प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कभी महान नहीं बनता। एक दिन में कोई न तो वैज्ञानिक बनता है, न ही कोई खिलाड़ी विश्व विजेता बनता है, और न ही कोई व्यक्ति महान नेता बनता है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की एक लंबी प्रक्रिया छिपी होती है। विफलता भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, आज हम असफलता से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने सफलता को मंजिल मान लिया है। लेकिन यदि जीवन एक यात्रा के रूप में हम देखते हैं, तो असफलता रास्ते का एक पड़ाव मात्र है, लेकिन अंत नहीं। जब बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह पहली बार में ही दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। यदि वह पहली बार गिरकर बैठ जाता, तो क्या कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। इसलिए असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, बल्कि सफलता तक पहुंचने वाली प्रक्रिया का एक अनिवार्य और शाश्वत चरण है। आलोचना भी
इसी में ही आवश्यक है। दोस्तों, यात्रा में केवल प्रशंसा ही नहीं मिलती है, आलोचनाएँ भी मिलती है। लोग आपकी खामियाँ बताएँगे, आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे, लेकिन यदि हम हर आलोचना से कुछ न कुछ सीख लें, तो वही आलोचना हमें पहले से अधिक बेहतर बना देती है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना पसंद करता है, उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो आलोचना से सीखना चाहता है, उसकी यात्रा कभी नहीं रुकती। कड़ी मेहनत और अनुभव का भी ठीक इसी प्रकार कोई विकल्प नहीं है। आज की पीढ़ी अक्सर सफलता तो जल्दी चाहती है, लेकिन प्रक्रिया को छोटा करना चाहती है। प्रकृति में कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। बीज बोने के अगले दिन कभी फल नहीं लगते हैं। उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, हर मौसम को सहना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। ठीक इसी प्रकार अनुभव भी समय के साथ मिलता है। कड़ी मेहनत भी समय मांगती है, धैर्य भी समय मांगती है और यही सब मिलकर दीर्घकालिक सफलता का आधार बनते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण और देना चाहता हूँ साथियों। हम सभी ने सोना देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना मूल्यवान क्यों होता है? क्योंकि वह जन्म से ही चमकदार नहीं होता, बल्कि सोना धरती से निकलता है। तब उसमें अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, फिर उसे बार-बार भट्टी में तपाया जाता है, तेज़ आग में गलाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, बार-बार शुद्ध किया जाता है। तब कहीं जाकर वही साधारण धातु 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनती है। यदि सोना भी कह देता, मैं आग में नहीं तपूँगा, तो क्या वह कभी आभूषण बन पाता? नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्ष, परिश्रम, आलोचना और असफलताओं की अग्नि में तपकर ही निखरता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का भी उदाहरण देखने को मिलता है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के महान सम्राटों में गिनते हैं। लेकिन क्या वे एक ही दिन में महान सम्राट बन गए थे? बिल्कुल नहीं। उनके पीछे वर्षों का संघर्ष था। आचार्य चाणक्य का मार्गदर्शन था, रणनीति थी, संगठन था, छोटे-छोटे जनपदों को साथ जोड़ने का प्रयास था, बार-बार की चुनौतियाँ थी, नंद वंश जैसी शक्तिशाली सत्ता का सामना था। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना संभव हो सकी। यदि चंद्रगुप्त केवल परिणाम देखते और बीच रास्ते में संघर्ष छोड़ देते, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। इसलिए मौर्य साम्राज्य केवल एक उपलब्धि नहीं था, बल्कि वर्षों तक चलने वाली धैर्य, रणनीति और निरंतर प्रयास की एक महान प्रक्रिया का परिणाम था। दोस्तों, इसी प्रकार प्रक्रिया एक यथार्थ, एक शाश्वत, एक वास्तविकता है। एक पत्थर से एक मूर्ति बनने की भी पूरी प्रक्रिया होती है। एक वयस्क भी एक बच्चे के बचपन को जीकर ही वयस्क बनता है और वही उसका चरित्र निर्माण होता है, जो कि वह माता-पिता, परिवार, विद्यालय, पीयर ग्रुप इन सभी के साझा प्रयास से ही सीख पाता है या इन सभी के साझा प्रयास से ही उसका चरित्र निर्माण संभव हो पाता है। यानी कि ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है, तभी जाकर उसे निश्चित और नियत परिणाम मिल पाते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए इस निबंध शीर्षक के पक्ष की ओर चर्चा करेंगे, जिसका मुख्य पक्ष या जिसका मूल भाव यह होगा कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। जैसे क्रिकेट जगत का उदाहरण, भारतीय क्रिकेट टीम, जिसमें किसी निश्चित समय पर जब राहुल द्रविड़ कोच थे, तब उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को, अपनी इंडियन टीम को स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि हमें परिणाम उन्मुख नहीं होना है, हमें प्रक्रिया उन्मुख होना है। यानी कि हमें किसी परिणाम को लेकर नहीं भागना है, यानी कि किसी परिणाम को हमें टारगेट नहीं करना है। हमें मूल रूप से निरंतर प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें इतनी कड़ी मेहनत करनी है ताकि हमें वो नियत परिणाम, निश्चित परिणाम अपने आप प्राप्त हो जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान उनकी जो टीम मेंबर्स की गलतियाँ थी, खामियाँ थी, उन खामियों पर राहुल द्रविड़ ने काम किया और एक निश्चित समय के बाद में उन्हें सकारात्मक परिणाम उनके पक्ष में प्राप्त होते दिखने लगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष का जो दर्शन है, वह भी हमें इसी बात की ओर इशारा करता है। उन्होंने संघर्ष किया, यानी कि पहले असहयोग आंदोलन चलाया, फिर विराम लिया, यानी कि वहाँ पर रचनात्मक कार्य किए। फिर उसके बाद में पुनः संघर्ष किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, फिर उसके बाद में वापस रचनात्मक कार्य किए। फिर उसके बाद में उन्होंने वापस भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि उनका जो निश्चित लक्ष्य था कि अंग्रेजों से भारत को औपनिवेशिक दासत्व की बेड़ियों से मुक्त कराना, वह एक परिणाम निश्चित था ही था। लेकिन उसके बीच में उन्होंने उस यात्रा को प्रमुख उद्देश्य माना, उस यात्रा को महत्व दिया, जो यात्रा उन्हें
उस परिणाम तक लेकर जा सकती थी। और उस यात्रा में जन सामान्य का विश्वास जीतना, जन सामान्य को संगठित करते हुए रखना, जन सामान्य के सामर्थ्य को आंदोलित करते हुए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि गांधी जी का जो संघर्ष विराम संघर्ष का दर्शन था, वह भी एक यात्रा को चरितार्थ करता है, न कि किसी नियत परिणाम को। गांधी जी भी हमें यही बात बताते हैं कि हमें परिणाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। यदि हम प्रक्रिया को महत्व देंगे, तो परिणाम एक निश्चित समय के बाद में सकारात्मक रूप से हमारे ही पक्ष में प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमें पर्यावरण का संदर्भ देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच से मुक्ति या फिर ठोस व गीला कचरे का प्रबंधन, ये सभी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम दोस्तों होगा सतत विकास लक्ष्य, मिशन लाइफ की सफलता और जलवायु परिवर्तन में खामी यानी कि वैश्विक तापन में खामी। अगर हमें वैश्विक तापन में कमी करनी है, तो हमें इस प्रक्रिया से इन छोटे-छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। और ये छोटे-छोटे लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान की सफलता, खुले में शौच से मुक्ति और ठोस व गीला कचरे का प्रबंधन। ऐसे अनेक लक्ष्य, जैसे कि अभी एक अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पीएम उज्ज्वला योजना और सौर ऊर्जा वाली जो पीएम सूर्य घर मुफ्त वो योजना, ये छोटे-छोटे जो लक्ष्य हैं, यही हमें वर्ष 2030 में क्या करेंगे? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। यदि हमें सतत विकास लक्ष्य को समर्पित होना है, समर्पित भाव से उन्हें लक्षित करना है, उन्हें प्राप्त करना है, तब हमें इन प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें इन छोटे-छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। दोस्तों, अब तक हमने समझा है कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। लेकिन यदि हम इस विषय को एक संतुलित दृष्टि से देखें, तो इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या केवल चलते रहना ही पर्याप्त है? शायद नहीं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चलता तो रहे, पर उसे ये नहीं पता हो कि कहाँ जाना है, तो उसका परिश्रम भी भटकाव में बदल सकता है, यानी दिशाहीन हो सकता है। यात्रा दोस्तों तभी सार्थक होती है, जब उसके पीछे एक स्पष्ट दिशा हो, एक निश्चित लक्ष्य हो, क्योंकि दिशा हमें बताती है कि किस मार्ग पर चलना है और लक्ष्य हमें उस मार्ग तक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। इसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर दशरथ मांझी का उदाहरण सबसे बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, दशरथ मांझी ने 22 वर्षों तक अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। अब जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति केवल संघर्ष करने के लिए 22 वर्ष तक हथौड़ा चला सकता है? नहीं। उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपने गांव के लोगों के लिए रास्ता बनाना। और यही लक्ष्य उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। यदि उनके जीवन में यह लक्ष्य न होता, तो शायद वे इतने लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर पाते और न ही अपने सामर्थ्य को इस संघर्ष में शामिल कर पाते। अर्थात यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए गंतव्य का होना भी आवश्यक है। एक और अन्य उदाहरण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। यदि विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक लक्ष्य न बनाया गया होता, यदि सती प्रथा निषेध को सामाजिक लक्ष्य न बनाया होता, तो क्या उसके लिए जागरूकता अभियान, सामाजिक सुधार और कानूनी प्रयास भी हो पाते? नहीं। यदि बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य स्पष्ट न होता, तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए कोई संगठित प्रयास न होता। अर्थात लक्ष्य ही समाज को दिशा देता है और प्रक्रिया उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलती है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक संदर्भ या अन्य संदर्भों में हमें देखने को मिलता है। अब गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही लक्ष्य से प्रेरित था। यदि उनके सामने दुख से मुक्ति का स्पष्ट गंतव्य न होता, तो वे राजमहल का त्याग, कठोर तपस्या और ज्ञान की खोज का कठिन मार्ग नहीं अपनाते। ठीक इसी प्रकार सम्राट अशोक ने भी कलिंग के युद्ध के बाद केवल शासन करना अपना उद्देश्य नहीं माना, बल्कि धम्म की स्थापना को अपने जीवन का गंतव्य माना। इसी लक्ष्य ने उन्हें विजेता राजा से लोक कल्याणकारी शासक में परिवर्तित कर दिया। ठीक इसी प्रकार गांधी जी के लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, उनका अंतिम गंतव्य राम राज्य की स्थापना था। एक ऐसा समाज जहां सत्य, अहिंसा, न्याय, समानता और नैतिकता का शासन हो। यही आदर्श उनके प्रत्येक आंदोलन और निर्णय की दिशा बना। इसलिए साथियों, जीवन न तो केवल चलते रहने का नाम है और न ही केवल मंजिल तक पहुंच जाने का। जीवन का वास्तविक सौंदर्य यात्रा और गंतव्य दोनों के संतुलन में है। गंतव्य हमें दिशा देता है, यात्रा हमें योग्य बनाती है, लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है और प्रक्रिया
वास्तविक रूप में हमें परिपक्व बनाती है। इसलिए सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य के साथ सही दिशा, सही योजना और निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ने में है। ऐसी स्थिति में सफलता मिले या असफलता, दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ाती है। और यही संदेश श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग में भी मिलता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लक्ष्य छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य स्पष्ट हो, पर हमारा मन कर्म और प्रक्रिया में लगा रहे। तभी न सफलता अंतिम होती है, न सफलता स्थायी, बल्कि मनुष्य निरंतर सीखते हुए, विकसित होते हुए अपनी यात्रा को सार्थक बनाता चला जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने निबंध की जो रचना थी, निबंध की जो संरचना थी और निबंध को कैसे और किस दिशा में लिखना है, वह समझ लिया। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस निबंध का एक मॉडल उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो मॉडल उत्तर मैंने लिखा है। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि गंतव्य के रूप में। निबंध की प्रस्तावना को मैंने बल्ब के आविष्कार करने वाले या बल्ब के खोजकर्ता थॉमस अल्फा एडिसन की प्रेरक घटना या प्रेरक कहानी से लिखा है। बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन महोदय ने सफलता से पहले हजारों विफलताओं को प्राप्त किया। कभी पहले चरण में तो कभी अंतिम चरण में पहुंचकर उनके प्रयोग असफल हुए। लेकिन एक बात जिसके कारण वे इन असफलताओं से कभी प्रभावित नहीं हुए, वह थी बल्ब के आविष्कार को एक यात्रा के रूप में देखना, न कि एक गंतव्य के रूप में। यदि एडिसन इस खोज को एक गंतव्य के रूप में देखते, तो कुछ ही विफल प्रयोगों के बाद वे इस खोज से विचलित हो जाते। लेकिन उन्होंने हर विफल प्रयोग को इस रूप में स्वीकार किया कि मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। और इसी जिज्ञासा, उत्सुकता और जवाब ने एक ईंधन का कार्य किया, जो उन्हें 1000 प्रयोगों की यात्रा करने तक के अनुभव और परिपक्वता प्रदान करने में सहायक रही। और अंततः वे बल्ब की सफल खोज भी कर पाए। उपयुक्त घटना हमारे शीर्षक को पूर्णतः चरितार्थ करती है तथा इस विषय पर ध्यान केंद्रित करती है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, न कि कोई सुनिश्चित अंतिम लक्ष्य। जब हम अपने जीवन को किसी लक्ष्य व सफलता से जोड़कर देखते हैं, तो हम प्रक्रिया से दूरी बना लेते हैं, जिससे हम हर दिन न तो कुछ नया सीख पाते हैं और न ही अनुभव प्राप्त कर पाते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी परिपक्वता और तार्किक क्षमता पर पड़ता है। जीवन को एक यात्रा या प्रक्रिया केंद्रित रखना इसलिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक सफलता को सुनिश्चित करती है, जो कई विफलताओं, कड़ी आलोचनाओं, कड़ी मेहनत और अनुभव से प्राप्त होती है। सोचिए, यदि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कई वर्षों का वह प्रशिक्षण न देते, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को कमजोर कर मगध को उसके कुप्रशासन से मुक्त कर पाते, या एक सफल शासक के रूप में स्वयं को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित कर पाते? जवाब है नहीं। प्रक्रिया, यह यात्रा से गुजरना, एक शाश्वत या यथार्थ है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मनुष्य के भीतर आदर्शों व मूल्यों का संचयन भी इसी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय क्रिकेट टीम के रूप में देखा जा सकता है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग की या कोच की भूमिका के दौरान उन्होंने जीतने को महत्व नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिस को वरीयता दी। बहानों को दरकिनार कर हमें हर दिन कल से बेहतर करना है, इस बात पर जोर दिया, जिसका परिणाम एक ऐसी परिष्कृत टीम के रूप में सामने आया जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच व स्तर पर बेहतर समन्वय, अनुशासनात्मक प्रबंधन के साथ कई सफलताएं दर्ज की। इसी संदर्भ में यह कोटेशन कहा गया है कि जब हम प्रक्रिया पर जोर देते हैं, तो परिणाम स्वयं हमारे पक्ष में आते हैं। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हमें प्रक्रिया आधारित जीवन की प्रासंगिकता देखने को मिलती है। गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष भी हमें यही बताता है, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा व भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों पर नैतिक व मानसिक दबाव बनाया, तो वहीं रचनात्मक कार्यों, महिला उत्थान व सर्वोदय से उन्होंने जन समर्थन को आंदोलित किया तथा उन्हें राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ा, जिसका परिणाम 1947 में भारतीय स्वतंत्रता व औपनिवेशिक दासत्व के अंत के रूप में देखने को मिलता है। पर्यावरणीय संदर्भ में भी स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच से मुक्ति व ठोस व गीले कचरे का प्रबंधन इसी प्रक्रिया का या इसी यात्रा का हिस्सा है, जो हमें यूएन द्वारा प्रतिपादित सतत विकास लक्ष्यों व भारत द्वारा शुरू मिशन लाइफ की प्राप्ति अर्थात उस गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने में सहायता करेगा। यदि हम बिना लोगों की आदतों में परिवर्तन किए, बिना छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति किए
बड़े लक्ष्यों को साधने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित और सही दिशा में सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का मुख्य कारण स्रोत पर ही कचरे का प्रबंधन व जन जागरूकता रहा, जिसने इस योजना की सफलता व सतत विकास रूपी गंतव्य को प्रक्रिया केंद्रित यानी कि स्रोतों पर ही कचरा निपटान बनाकर अपने पक्ष में कर लिया। इसी संदर्भ में कहा गया है, बड़ा परिवर्तन या बड़े परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। यहाँ तक दोस्तों हम इस बात को जान चुके हैं कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल सफलता एक लक्ष्य और एक गंतव्य के रूप में। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि बिना दिशा के केवल चलते रहना भी जीवन का सार नहीं है। यदि बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हम सब कुछ पढ़ते रहेंगे, तब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक विद्यार्थी जीवन के आदर्श और प्रासंगिक सफलता को नहीं, जो आगे प्रतिष्ठा, सम्मान, आय स्रोत व सामाजिक सुरक्षा से जुड़ सके, प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, गंतव्य का कोई नियतार्थ नहीं है, ऐसा एक सिरे से कहना इस शीर्षक की अति करने जैसा होगा, यानी एक पक्ष को एक अतिवादी मानसिकता के रूप में देखना होगा। यदि गंतव्य या लक्ष्य नहीं होगा, तो हम एक निश्चित दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम भविष्य में किस करियर विकल्प का चयन करेंगे या किस दिशा में जाएंगे, यह हमारे लिए निर्धारित करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के उस लक्ष्य ने 22 वर्षों तक निरंतर प्रयासरत रहने का सामर्थ्य व क्षमता प्रदान की। ठीक इसी प्रकार सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत, बाल विवाह प्रतिषेध जैसे लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, तो केवल प्रक्रिया व यात्रा का कोई महत्व नहीं रहता और न ही इन सामाजिक सुधारों पर कार्य व महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाता। बुद्ध का मोक्ष, अशोक का धम्म, गांधी जी का राम राज्य, ये सभी गंतव्य या लक्ष्य के रूप में थे। यदि ये निर्धारित न होते, तो वे उस दिशा में अपना सर्वस्व नहीं दे पाते और न ही इतिहास में इनकी सफलता का गुणगान हो रहा होता और न ही ये आज पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श होते। यदि अर्जुन को चिड़िया की आंख न दिखी होती, तो वे अर्जुन न कहलाते। यह बात गंतव्य के महत्व को उजागर करती है। इसी संदर्भ में कहा गया है, एक लक्ष्य का निर्धारण करो और उसी दिशा में अपना सर्वस्व दो। हालांकि जीवन संतुलन का नाम है, क्योंकि न तो केवल चलते रहना पर्याप्त है और न ही जीवन को केवल गंतव्य समझ लेना पर्याप्त है। एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित कर एक निश्चित योजना व दिशा में किया गया प्रयास हमें संभवतः सफल बनाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि सफलता हर बार हमारे पक्ष में आए और ऐसा भी नहीं है कि उन असफलताओं से हम हमारे जीवन को ही असफल मानने लग जाएं। गीता का कर्म करते रहो का सिद्धांत ऐसी परिस्थिति में एक सार्थवा यानी कि एक सहायक की भूमिका निभा सकता है। एक क्षेत्र या एक परीक्षा में विफल होने से मनुष्य जीवन में असफल नहीं होता है। अमर्त्य सेन सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हुए, लेकिन अर्थशास्त्र के इतिहास और वर्तमान में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। अतः यह कथन कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, कि हमें विफल होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए, के रूप में एक प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम कुछ विफलताओं को गंतव्य और नियति मानकर रुक जाते हैं, तो भावी संभावनाएं भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें नैतिक और मानवीय रूप से सकारात्मक दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम जीवन में अनुभव व परिपक्वता के साथ यात्रा का आनंद भी ले सकें तथा अपने गंतव्य तक भी पहुंच सके। इसी संदर्भ में कहा गया है, साधन और साध्य की पवित्रता ही अंतिम सफलता की निर्धारक है। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आज का यह निबंध आपको पसंद आया होगा तथा आप इस निबंध से जरूर लाभान्वित भी होंगे। दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेने से पूर्व मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आप इसी प्रकार की अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभ्यर्थी डायरी को और हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यर्थी डायरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इससे जरूर जुड़े रहें। और अपने पीयर ग्रुप, अपने जितने भी मित्र हैं, आपके जितने भी साझा सहयोगी हैं, उनसे भी इस ग्रुप को, इस YouTube चैनल को, इस YouTube परिवार को और इस टेलीग्राम के परिवार को जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।